नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बांग्लादेश से सुलझेगा भूमि विवाद, राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मत से पारित, लोकसभा में कल होगा पेश। सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया रियल एस्टेट बिल, विपक्ष की मांग पर झुकी सरकार, अगले सत्र के पहले हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। जीएसटी संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पारित, वित्त मंत्री ने कहा 27% से कम होगी टैक्स दर, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। शीर्ष पदों की नियुक्ति में देरी पर लोकसभा में उठा सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्थगन प्रस्ताव, सरकार ने दी सफाई। और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 723 अंक लगकर 27,000 के नीचे आया सेंसेक्स, इस साल का सबसे निचला स्तर। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। राज्यसभा ने आज बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से जुड़े 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। तृणमूल कांग्रेस की सहमति के बाद विधेयक को पारित कराने में सरकार की राह आसान हो गई और उसे विपक्ष का पूरा साथ मिला। इस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच 161 गलियारों की अदला बदली होनी है और जमीन का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को दिया जाना है। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता विधेयक 2013 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। इसके तहत भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से कुछ जमीन की अदला बदली करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इससे भारतीय क्षेत्र में फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि ये जनसंख्या की अदला बदली नहीं है। जनसंख्या की अदला बदली नहीं हो रही है। जनसंख्या की अदला बदली में उनकी इच्छा पर छोड़ा गया। अगर बांग्लादेश इनक्लेव्स में रहने वाले भारतीय वही रहना चाहते हैं तो रहेंगे और उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी जाएगी। और भारतीय इनक्लेव्स में रहने वाले बांग्लादेशी अगर यहीं रहना चाहेंगे तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। 18 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पेश हुए इस विधेयक पर सभी दलों में सहमति दिखी। तो आज खुशी का दिन बांग्लादेश के लिए, हमारे देश के लिए और उन तमाम नेताओं के बीच में जो हमारे बीच में नहीं है, शायद उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनकी रूह को भी, आत्मा को भी शांति मिलेगी कि आज ये दोनों तरफ के जो देश हैं उनका एक बड़ा मसला हमने हल किया। We all of us in Trinamool Congress, we believe that once this agreement is going to be implemented, it would be good for India, it would be good for Bangladesh, it will be good for the people living in the enclaves, and it will also be good for India's relationships with Bangladesh, and we sincerely expect and believe. हमारे इमोशंस भी बांग्लादेश के साथ बहुत गहरे हैं और बाकी सब चीज़ जो राम गोपाल जी बोल रहे थे, मैं सोचता हूं कि वो सब चीज़ों पर चर्चा, आपकी चर्चा में मैं शरीक था। वो पैकेज भी आप दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों देश के बीच में आज नहीं तो कल कोई महासंघ का निर्माण होना चाहिए। तमिलनाडु के सांसदों ने कक्षतेवु टापू का मुद्दा भी सदन में उठाया और सरकार से श्रीलंका से इस मसले पर बात करने की अपील की। We wish the Indo-Chinese border talks end in acceptable solution to both the countries. In the same way, we have problems with Pakistan. We have problems with several neighbors, and with Sri Lanka also we have problem. That is why, while supporting this bill, I urge upon the government, you consider asking for a renegotiation of Kachetivu agreement. ये बिल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। सदन में एक भी वोट विधेयक के खिलाफ नहीं पड़ा। 1974 के समझौते के बाद ये विधेयक 41 सालों बाद आकार ले रहा है। विधेयक को अभी लोकसभा की मंजूरी मिलना बाकी है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ खास मेहमान संपादक एच न्यूज भारत भूषण जी हैं। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 41 साल के बाद बॉर्डर इशू को लेकर मैं कहूं कि अहम फैसला है। किस तरीके की सहूलियतें हो सकती हैं आने वाले वर्षों में, जो कि एक बड़ा डिस्प्यूट था अगर इस बॉर्डर को देखें तो। ये डिस्प्यूट जो था, ये विवाद चला आ रहा है सन 47 से। तो सिविल डायरेक्टर थे जिन्होंने बॉर्डर पे एक लाइन खींच दी और उस लाइन खींचने से किसी समस्या का हल नहीं हुआ। फिर सन 1949 में 1949 में एक भारत
पाकिस्तान सीमा विवाद पे एक ट्राइब्यूनल बैठा जिसके एक स्वीडिश जज थे, वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। फिर सन 1958 में नेहरू नून अकॉर्ड हुआ, उससे भी समाधान नहीं निकला। सन 74 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में समझौता हुआ, उसको पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया। 2011 में मनमोहन सिंह और शेख हसीना में समझौता हुआ, उसको 2 साल तक तो कुछ उन्होंने किया नहीं। फिर जब उसको लाए पार्लियामेंट में, राज्यसभा में लाए, वो वहीं पड़ा रहा, वहां भी पारित नहीं हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। तो ये सन 47 से चला आ रहा डिस्प्यूट है, बड़ा वो क्लिष्ट किस्म का विवाद है, क्योंकि इसमें 3 किस्म की चीजें। एक वो एरिया जो कि जबरदस्ती हथिया ले गए कि बांग्लादेश का एरिया जिसमें भारतीय नागरिक जाके बस गए, भारत का एरिया जिसमें बांग्लादेशी नागरिक बस गए, इसको कहते हैं डिस्प्यूट ओवर एडवर्स पोजेशन, गलत तरीके से आपने उसको हथिया लिया। दूसरा है कि जहां डिमार्केट ही नहीं हुआ है, कोई करीब 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर असम बांग्लादेश बॉर्डर पे डिमार्केट ही नहीं हुआ है। तीसरा है जो चितमहल का है कि भारतीय बिल्कुल टापू समझ लीजिए, जमीनी टापू जो बांग्लादेश के अंदर है, और ऐसे ही चितमहल ऐसे ही टापू भारत के अंदर है। 111 भारतीय ये चितमहल बांग्लादेश के अंदर थे, यानी कि रहने वाले भारतीय, वो एरिया छोटा सा भारतीय, उसके चारों तरफ बांग्लादेश। 111 ऐसे 51 बांग्लादेशी जो टापू, वो हमारे जमीनी टापू, वो हमारे भारत के अंदर थे। तो बहुत दिनों तक यही झगड़ा हुआ कि सब अगर इनकी अदला बदली करें तो ज्यादा एरिया बांग्लादेश को मिल जाएगा, उतना एरिया हमको दे दीजिए। तो मनमोहन सिंह का जो समझौता था, उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जहां पे वहीं रहे। अगर आपने गलत तरीके से पोजीशन भी ले लिया है, आप ले लीजिए उसको, हम उसको फॉर्मल बॉर्डर बना देते हैं। जहां पे डिमार्केट नहीं किया वहां डिमार्केट कर देते हैं। जो चितमहल 111 आपके पास है, आप रख लीजिए, 51 हम रख लेते हैं। वहां पे रहने वालों को चॉइस है कि वो भारत के सिटीजन बनना चाहें कि वहां बांग्लादेश के, वो जा सकते हैं। वैसे भी इन लोगों ने आपस में जमीन की अदला बदली बहुत पहले कर ली है, काफी हद तक। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन प्रॉब्लम थी, जिसका बहुत आसानी से साधारण तरीके से एक हल निकाला गया है। और उसमें 5 जो सीमावर्ती राज्य हैं वो सब मान गए हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। तो ये भारतीय विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है कि आप सारे राज्यों को अपने साथ लेके ऐसा समझौता बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक है, जिसमें कोई छोटी मोटी लेन देन की बातें नहीं कर रहा है कि साहब आपको 10,000 एकड़ ज्यादा मिल गए और हमको कम मिल गए, जैसे कि पहले करते थे। और पूरी पार्लियामेंट ने एक मत होकर इस सपोर्ट किया। मैं तो सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात हुई। और पहले मैं देखा था जिस तरह के मसले पर पुरानी सरकार आगे बढ़ना चाहती थी, तो क्षेत्रीय राजनीति होती थी राज्यों की, वो कई बार आड़े भी आए इसको लेकर। आड़े तो इस बार भी आ रही थी। 3 दिन पहले तक ये बात थी कि क्योंकि असम में अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन में बांग्लादेशी घुसपैठ है और ये बॉर्डर कैसा खराब है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और उसको इस्तेमाल करके कुछ पार्टियां वोट भी इकट्ठा करती हैं। तो कम से कम बीजेपी की जो असम शाखा थी और आरएसएस की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो असम में, वो नहीं चाहते थे कि असम को इस समझौते से जोड़ा जाए। ये था कि इसको डीलिंक कर दिया जाए, असम का समझौता बाद में होगा, जो बड़ा समझौता है असम का तो बड़ा लैंड जो है एरिया, उसको कर लिया जाए और ये 6.5 किलोमीटर का बाद में करेंगे ताकि इलेक्शन में उसका इस्तेमाल हो सके। तो मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के बारे में सोचा और असम की यूनिट को समझाया कि ये जो आपकी सोच है, छोटी सोच है, देश की भलाई इसमें कि इस समझौते को एक बार में पूरी तरीके से कर लिया जाए, और ऐसा हुआ। क्या भरत ये माना जाए कि बांग्लादेश के साथ जब इस तरह के समझौते में आगे बढ़ चुके हैं, बस मुहर लग चुकी है, राज्यसभा से लोकसभा में भी लग जाएगी, असल में दूसरे देशों के साथ जो मैं कहूं कि जो छोटे छोटे देश हैं हमारे पड़ोसी, उनके साथ जो सीमा विवाद हैं, उनको सुलझाने की दिशा में एक बहुत ही अहम रहेगा। वो विवाद दूसरे किस्म के। अगर आप जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, कश्मीर का मसला अगर आप छोड़ भी दें तो सर क्रीक का जो समुद्री सीमा है उसको तय करने का मसला दूसरे किस्म का मसला है, वो भी कोऑपरेटिव तरीके से सॉल्व हो सकता है। चीन के साथ कितने राउंड बातचीत चली चुकी है और वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस दूसरे किस्म की हैं। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो और जगह हो सकता है। खाली ये कहूंगा कि कोऑपरेटिव तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये मसले हल किए जा सकते हैं और
इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई नया ही सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, सबके सब अवेलेबल सोल्यूशन है। अब हिम्मत चाहिए कि उनको इम्प्लीमेंट करें। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से इस पूरा समझौता हुआ है, ये दो बड़े मुद्दे होते थे, मैं कहूँ कि चुनाव के वक्त में बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर बांग्लादेशी लोगों का यहाँ पर पलायन और उसका एज ए वोटर इस्तेमाल। धीरे धीरे मैं कहूँ कि ऐसे मुद्दे इस समझौते के बाद शायद अब बेमानी से दिखेंगे या फिर उनका उतना फोकस नहीं रहेगा पार्टियों का उन इलाकों में। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, इस्तेमाल होगा भी होगा, क्योंकि बॉर्डर तो पोरस बॉर्डर है। ये हो जाएगा कि वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा, और अगर बॉर्डर वेल डिफाइंड होता है उसको डिफेंड करना भी आसान होता है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो लोग इन एनक्लेव्स में रहते थे उनको बेसिक सर्विसेज अब प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं तो 111 जो ये गांव भारत के बांग्लादेश के अंदर थे, उनका बिजली, पानी, सड़क, उसका सुविधाएं उनको कैसे देते आप यहाँ बैठ के? वो नहीं आप दे पा रहे थे। वो बड़ी ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो स्मगलिंग होती थी इन चित महलों के थ्रू, वो अब रुक जाएगी। पेट्रोलेबल बॉर्डर भी हो जाएगा, हो जाए तो कुछ हद तक शायद लोगों का आना जाना बंद हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आगे हमें ये सोचना है कि किस तरह से लोगों के आने जाने को रेगुलेट किया जाए। उसको बंद नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल आपकी इंटरनेशनल हो जाए तो लेबर भी इंटरनेशनल होगा ही होगा। तो आपको बांग्लादेशियों को वर्क परमिट देके आने देना चाहिए, काम करें। वो ऐसे काम करते हैं जहां हमारे लोग नहीं करना चाहते हैं। तो आना जाना बंद नहीं होना चाहिए कि अब हम बाढ़ बना लेंगे वहां पे रोक देंगे लोगों को, पर ये कि अब हमारा कोऑपरेशन और आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वादुषण साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. जीएसटी संशोधन विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य ज्यादा मजबूत होंगे। जीएसटी का मकसद वस्तु और सेवा कर में रूप लाना है। ये माना जाता है कि इस व्यवस्था के बाद केंद्र और राज्य जो कर लगाते हैं उसमें पारदर्शिता होगी। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 352 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 37। चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कानून के बन जाने से जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ राज्यों को भी फायदा होगा। There will be a seamless transfer of goods and services. The whole country, which is 1/6 of world's population, would become a single market, and therefore it would give a necessary fillip as far as the trade is concerned. कांग्रेस पार्टी ने इस बिल पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए था, और मिनिस्टर इस मुद्दे पे अड़े हुए हैं। हमको तो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं है और हम प्रोटेस्ट करते हैं इसके ऊपर। हम उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, वॉकआउट करते हैं। कांग्रेस के अलावा एआईएडीएमके, वामपंथी पार्टियां और बीजेडी ने भी इस बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि स्थायी समिति इस बिल पर पहले ही लंबा विचार कर चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्थायी समिति की कई सिफारिशों को इस बिल में शामिल भी कर लिया गया है। The standing committee discussed it for 2.5 years. Now, most of the changes which you have mentioned by Mr. Moyle were discussed by the standing committee. So whatever you are referring to as new proposals brought by me
are those proposals which on the 2011 bill, it went to the standing committee. The standing committee itself made some recommendations. Mr. Mehtab, I think, was a member of that standing committee. सरकार 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी को देश में लागू करना चाहती है। हालांकि इससे पहले उसे इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। जीएसटी पर कानून बनाने की कोशिश लंबे समय से हो रही है। मूल रूप से यह बिल यूपीए सरकार लाई थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार निरोधक अहम पदों पर नियुक्तियां न होने के लिए सरकार की आलोचना की। लोकसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के बड़े बड़े वादों से मुकर गई है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष के सभी आरोप नकार दिए और कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा। सोनिया गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शीर्ष पद खाली पड़े हैं और आरटीआई को भी कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने जिन अहम पदों का जिक्र किया उनमें मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और लोकपाल का पद है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद बोलने का मौका दिया। And the government, the deplorable lapse of the government in not appointing a chief information commissioner. This post has been lying vacant for more than 8 months, resulting in a virtual standstill in the functioning of the Central Information Commission established by the UPA through the landmark RTI Act. सरकार ने सोनिया गांधी के आरोपों का सदन में जवाब दिया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से सीवीसी का पद खाली है, जबकि केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने लोकपाल के चयन में देरी के लिए पुराने कानून में संशोधन को वजह बताया। हालांकि सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। It's not unusual that we don't have 10 commissioners. There have been occasions in the last 10 years and there are only 4. That is A. B is CIC, we are going to appoint through transparency. Even before this government took over, that the number of information commissioners were lacking. If you want, I could also give you the figures. So that is not something which is unusually happening now. We had, for example, in 2005, we had only 5 information commissioners. From 2006, 2007, when it was the UPA. Now, if you want a political answer, I'll give you a political answer and then come to the academic answer as well. सोनिया गांधी के कड़े तेवर कांग्रेसी संसदीय दल की बैठक में भी नजर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 1 साल में एक वादा भी पूरा नहीं किया है। सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों से सरकार की नाकामी को जनता तक ले जाने को कहा है। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव के चलते रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया है। अनिल माधव दवे की अगुवाई वाली इस समिति में दूसरे दलों के 21 सदस्य हैं। समिति मानसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट देगी। राज्यसभा में आज केंद्रीय आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू ने इसका प्रस्ताव रखा। विपक्ष इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहा था। रियल एस्टेट पुनर्गठन और विकास विधेयक 2013 का लक्ष्य रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नियामक की स्थापना करना है। Different sites in the house, so they wanted the bill to be referred to Senate committee so that the Senate committee can have further scrutiny and then come back to the house. So I accept the suggestion of my honorable colleagues in the upper house and then I move the following motion. फिल्म अभिनेता सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने आज फैसले में उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और ये सजा दी। हालांकि शाम को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत भी दे दी। 27 सितंबर 2002 की देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए बुधवार का दिन खासा उतार चढ़ाव वाला रहा। सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा मिलने के बाद शाम को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें हिट एंड रन मामले में 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिलने की वजह से सलमान को यह अंतरिम राहत दी है।
इससे पहले बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। सेशंस कोर्ट ने 12 साल पुराने इस मामले में सलमान खान को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। सलमान पर शराब पीकर और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के आरोप साबित हुए, जिसकी वजह से उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। बाकी धाराओं में क्या सजा? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं। सेशंस कोर्ट के फैसले से निराश सलमान खान के परिवार वालों ने जमानत मिलने पर राहत महसूस की है। जाहिर है सलमान के वकीलों ने बहुत जल्द की तेजी के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने ये प्रार्थना उच्च न्यायालय से की कि निचली अदालत के ऑर्डर को रोका जाए 2 दिन के लिए और फिर हमारी जमानत की अर्जी को सुना जाए। और उच्च न्यायालय ने उसे कबूल करते हुए उनको 2 दिन की राहत दी और शुक्रवार को सरकार के पक्ष में बेल के विरोध में जो भी कहना सुनना है वो होगा और उसके बाद बाकायदा बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होने के बाद अदालत आदेश देगी। लेकिन जिन हालात में सलमान की एप्लीकेशन की जाएगी या सुनी जाएगी, जहाँ तक के कानूनी प्रक्रिया है और या हमारे ठहराए हुए कानून की स्थिति है, उसमें ऐसे मामलों में जमानत मिलना कोई मुश्किल नहीं होता, इसलिए कि ये कोई हत्या का मामला नहीं है, इसमें कोई सजाए मौत या उम्र कैद की सजा नहीं हुई। 27 दिसंबर 2002 की देर रात के इस हिट एंड रन मामले में कुल 27 गवाहों की पेशी हुई। सलमान खान की लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में अक्टूबर 2002 में बांद्रा पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया था। दिसंबर 2013 में कोर्ट ने इस मामले में नया मुकदमा और सभी गवाहों के नए सबूत रिकॉर्ड करने को कहा था, जिसके बाद अप्रैल 2014 में मामले की दोबारा सुनवाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली महिला आयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से शिकायत करेगी। महिला आयोग का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आयोग के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कुमार विश्वास के खिलाफ महिला आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली महिला आयोग के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई। मिस्टर केजरीवाल, कुमार विश्वास, ये लोग नहीं चाहते हैं कि वुमेन कमीशन चले और बरकसिंग काम करे। वो लगातार यहाँ पे हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ होम मिनिस्ट्री में एलजी साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको रिटन में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव ए कंप्लेन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल रूस के दौरे पर रवाना हो गए। राष्ट्रपति दूसरे विश्व युद्ध में रूस की विजय होने पर एक खास कार्यक्रम में शरीक होने वाले 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचेंगे। उनका दौरा ऐसे समय होगा जब रूस का पश्चिमी देशों ने बहिष्कार कर रखा है और इस मौके पर आयोजित परेड में भाग लेने भारत के 75 सैनिकों की एक टुकड़ी भी मॉस्को जा रही है। राष्ट्रपति मुखर्जी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विज्ञान और शिक्षा में सहयोग से संबंधित 8 समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। प्रणब मुखर्जी को मॉस्को विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की जाएगी। उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंधों में और मजबूती के संकेत के तौर पर है। The visit is at the invitation of President Putin, and this is to commemorate the 70th anniversary of Victory Day, to mark the victory of Russia in the Second World War. This would be President's first visit to Russia as President. ब्रिटेन में कल होने वाले चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। 650 सीटों वाली ब्रिटिश संसद के लिए सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। माना जा रहा है कि जीत हार के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में भारतीय मूल के मतदाताओं की खास भूमिका होगी, जिनकी संख्या 6 लाख से भी ज्यादा है। चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी आम चुनावों की हैं, जहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार और लेबर पार्टी के एडवर्ड सैमुअल मिलीबैंड प्रचार के आखिरी लम्हों में वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। मुकाबला दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच ही है, लिहाजा सियासी समर में वादों के साथ दोनों ही नेता जीत का दावा कर रहे हैं। They want to hold the government to ransom, vote by vote,
budget by budget, measure by measure, and everyone in this country would pay the bill for that in the form of higher taxes, higher interest rates, and fewer jobs. It's something we've got to stop, and we can if we get those 23 seats. I know we lost trust. I know we lost touch. I know we need to change. Today, a new generation has taken charge of Labour. कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों के अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, ग्रीन पार्टी और एसएनपी जैसे सियासी दल भी जोर आजमा रहे हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के वोटरों की अहम भूमिका है। यही वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टियों ने इनको लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इंडियन रेस्टोरेंट में भारतीय पकवान बना रहे हैं, तो प्रचार के लिए हिंदी गीत भी गा रहे हैं। यही रंग है ब्रिटेन की शान, यही रंग है ब्रिटेन। इतना ही नहीं, खालिस हिंदी में कैमरन भी फिर एक बार कैमरन सरकार बोलते नजर आए। 650 सांसदों वाली ब्रिटिश संसद में बहुमत का जादुई आंकड़ा 326 है। 2010 के चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी को 307 और लेबर पार्टी को 258 सीटें मिली थीं। जानकारों की माने तो इस बार भी खंडित जनादेश के ही आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आर्थिक जगत से एक महत्वपूर्ण खबर। सेंसेक्स और निफ्टी आज साल के सबसे निचले स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में 723 अंकों की गिरावट हुई, जो एक समय 795 अंक तक पहुंच गई थी।